हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चों, हम सब इस समय यूपी SSSC मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमने 11 लेक्चर लिया है और आज ये हमारा 12 नंबर का लेक्चर है। और आप सभी को हम बता दें कि हमने जो है संचारी रोग और टीकाकरण से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जो कि हमारा पार्ट 1 था। आज हम कुछ रोग से और टीकाकरण से क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर हेल्पफुल है। और आपको एक बात और बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं बच्चों। आप जा करके उससे जुड़ जाएँ। वहाँ पर जो है मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, PDF प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि ऐसा कारक जो जीवाणु की वृद्धि रोकता है कहलाता है। ये बताना है कि ऐसा कारक जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया हो गया आपका, उसकी ग्रोथ को यानी वृद्धि को रोकता है, वो क्या कहलाता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है संपोषण, जीवाणुरोधी, जीवाणुनाशक या फिर जीवाणुवाहक। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जीवाणुरोधी। जो भी कारक जीवाणु की वृद्धि को रोकता है वो क्या कहलाता है, जीवाणुरोधी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो अनुकूल परिस्थितियों में रोग प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रोत्साहन करता है कहलाता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है एंटीजन, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी या फिर इम्यूनिटी। ये बताना है कि ऐसा कोई पदार्थ है जो कि किसी अनुकूल परिस्थिति में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन को प्रोत्साहन करता है, वो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये एंटीजन। वो क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रोग कारकों के शरीर में प्रवेश होने पर शरीर द्वारा उसके प्रति प्रतिरोधक तत्व का निर्माण कर इन्हें नष्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है। यानी कि कोई रोग कारक के शरीर में जो है प्रवेश होने पर, मतलब आपको ये बताना है कि किसी रोग कारक के शरीर में प्रवेश होने पर शरीर द्वारा जो है उसके प्रति प्रतिरोधक तत्व का निर्माण कर इन्हें नष्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है। तो क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी होता है, यानी हमारी प्रतिरक्षा होता है। हिंदी में बोलेंगे तो प्रतिरक्षा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो इम्यूनिटी होता है वो किसी रोग कारक के शरीर में प्रवेश होने पर क्या करता है, उसे शरीर द्वारा प्रतिरोधक तत्व का निर्माण करता है और उस रोग कारक को जो है नष्ट कर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि टीकों के प्रकार है। आपको ये बताना है टीकों के यानी कि वैक्सीन जो होते हैं उसके टाइप्स बताने कि वैक्सीन के कितने प्रकार हैं। इसको आप कौन कौन से मतलब प्रकार हैं आपको ये बताना है इनमें से। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है जीवित टीके, मिश्रित टीके, मृत जीवाणु टीके या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, यानी कि जीवित टीका भी होता है, मिश्रित टीका भी होता है और मृत जीवाणु टीका भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि टीकों की स्थानीय प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि बताना है लोकल रिएक्शन। यानी कि जैसे आपको ये बताना है कि कभी टीका लगाया जाता है तो उसके बाद में जो रिएक्शन होता है तो उनमें क्या सिम्टम आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं किसी ने दवा खा लिया उसको रिएक्शन हो गया, या कोई इंजेक्शन लग गई तो रिएक्शन हो गया। तो वही आपको इसमें बताना है कि टीकों की स्थानीय प्रतिक्रियाएं क्या, यानी कि वैक्सीन लगाने के बाद में जो है उस जगह पर क्या हो जाता है, किससे पता चलेगा कि ये जो वैक्सीन है ये रिएक्शंस कर रही है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है खुजली, बुखार, सूजन, लालिमा व फिर बेहोशी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अगर कोई वैक्सीन किसी को लगाया गया है और वो रिएक्शन कर रही है, यानी उस आदमी को सूट नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उस जगह पर सूजन आ जाएगा और क्या होगा वहाँ पर लालिमा, यानी कि वहाँ पर थोड़ा रेडनेस आ जाता है, रेड स्पॉट बन जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बच्चों में प्राण उद्योतक बीमारी है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बुखार, जुखाम, काली खांसी या फिर पेट दर्द। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली खांसी। काली खांसी जो होती है बच्चों में प्राणोत्तक बीमारी होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है
टीकाकरण के उद्देश्य हैं, यानी कि जो वैक्सीन लगाया जाता है तो वैक्सीनेशन का यानी टीकाकरण का क्या उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से लगाया जाता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है मातृ मृत्यु को कम करना यानी कि माता की मृत्यु को कम करना, या फिर शिशु मृत्यु को कम करना, शिशु की मृत्यु को कम करना, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, या फिर उपरोक्त तो सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सब जो है यानी कि माता की मृत्यु को भी कम करना उद्देश्य है टीकाकरण का, शिशु को की मृत्यु को भी कम करना है और रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना भी है, यानी कि टीकाकरण के जो है ये तीनों उद्देश्य हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है, निम्न में से किसका उपयोग शीत श्रृंखला यानी कोल्ड चेन के लिए आजकल नहीं किया जाता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है वैक्सीन कैरियर, शीत कक्ष, डे कैरियर, या फिर ठंडे पैर। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डे कैरियर। तो ये जो है आपका ये आजकल जो है शीत श्रृंखला यानी कि ठंडे चेन कोल्ड चेन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मिस्टर वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है। ये बताना है आपको कि जो मिस्टर वैक्सीन होता है ये किस रूट से दिया जाता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, यहाँ पर सब क्यूटनियल, यहाँ पर सब क्यूटनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए सब क्यूटनियस। या ऑप्शन दिया है ओरल। तो जैसे आपने सुना होगा कि कोई इंजेक्शन होता है तो कैसे दिया जाता है, कोई इंजेक्शन जो होता है वो हम वेन के यानी नस के थ्रू देते हैं, कोई इंजेक्शन जो होता है वो मसल्स में दिया जाता है, कोई इंट्राडर्मल होता है, ये सब इंजेक्शन के टाइप होते हैं। तो ये जो हमारा वैक्सीन होता है ये इंजेक्शन ही होता है। तो इसमें ये बताना है कि किस तरीके से दिया जाता है, इंट्राडर्मल तरीके से, यानी कि इंट्राडर्मल हमारी स्किन की जो होती है वो सबसे अंदर की त्वचा से, या फिर इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स के थ्रू से दिया जाएगा। इंट्रामस्कुलर सब क्यूटनियस जो होता है वो जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे वाली, जस्ट उसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं सब क्यूटिनियस, उसके थ्रू, या फिर ओरल। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सब क्यूटिनियस के थ्रू जो होती है वो ये मिस्टर वैक्सीन जो है वो दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित किया जा सकता है। यानी कि कोई जैसे नॉर्मल पर्सन है, सामान्य व्यक्ति है, तो उसमें है कि 24 घंटे में वह व्यक्ति जो है वो कितना यूरिन डिस्चार्ज कर सकता है या मूत्र उत्सर्जित कर सकता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 10 से 1000 ml, 2000 से 3000 ml, 1000 ml से 2000 ml, या फिर 3000 ml से 4000 ml। तो इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो 24 घंटे में कितना मूत्र उत्सर्जित कर सकता है, तो 1000 से 2000 ml जो है वो यूरिन डिस्चार्ज कर सकता है 24 घंटे में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन, यानी कि कोई यूरिन जो है वो अधिक मात्रा में अगर यूरिन डिस्चार्ज करता है तो वो क्या कहलाता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है आमूत्रता, क्या दिया हुआ है, आमूत्रता, अल्पमूत्रता, बहुमूत्रता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुमूत्रता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों कि रक्त का नमूना प्राप्त करने की विधियां। रक्त का नमूना का मतलब समझिए ब्लड सैंपल, जैसे ब्लड सैंपल लिया जाता है ना, तो वही आपको बताना है कि रक्त का नमूना प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है छेदन विधि, शिरावेदन विधि, वैक्यूरेनर विधि, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। छेदन विधि से भी लिया जा सकता है, शिरावेदन विधि से भी ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, और वैक्यूरेनर विधि से भी ब्लड सैंपल जो है लिया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा द्रव एंटीकोगुलेंट है। ये बताना है कि इनमें से कौन सा द्रव जो है वो एंटीकोगुलेंट है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सलेट, सोडियम क्लोराइड, ईरी सोडियम सिट्रेट, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि जो दो एंटीकोगुलेंट है ये ऑक्सलेट भी है आपका, सोडियम फ्लोराइड भी है, और ईरी सोडियम सिट्रेट जो है ये भी आपका क्या है, दरो एंटीकोगुलेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है समस्त प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना कहलाता है। ये बताना है कि सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना क्या कहलाता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है बी संक्रमण, निर्जीवाणुकरण, एंटीसेप्टिक, या फिर
कृमिनाशन। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निर्जीवाणुकरण जो होता है इसी विधि से जो होता है वो सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, निर्जीवाणुकरण की विधियां हैं, यानी उबालना, जलाना, भाप विसंक्रमण या फिर उपरोक्त सभी। ये बताना है कि जो निर्जीवाणुकरण होता है या निर्जीवाणुकरण जो होता है इसकी जो विधि है, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की विधि है वो किस किस विधि से हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं, उबाल कर, जला कर, भाप विसंक्रमण से या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है कि कचरे के स्रोत हैं। अब आपको ये बताना है इसमें कि कचरे के स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें दिया है घरेलू स्रोत, अल्पताल के व्यर्थ पदार्थ, औद्योगिक स्रोत या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी जो हैं ये सब कचरे के स्रोत हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है वो है, निम्न में व्यर्थ पदार्थों के निष्कासित करने की विधि नहीं है। जैसे कि कोई वेस्ट मटेरियल है, यानी कोई व्यर्थ पदार्थ है तो उसको निष्कासित किया जा सकता है, किस किस तरीके से करते हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सी विधि नहीं है। तो जलाना, ये जो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जलाकर जो है वो वेस्ट पदार्थों को निष्कासित यानी नष्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपने घर से या जिस जगह से हमें हटाना है वहाँ से हम हटा सकते हैं। गाड़ना भी आपका सही है, भस्म करना भी सही है, लेकिन सुखाना जो है ये आपका सही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुखा कर जो है हम वेस्ट मटेरियल को बाहर तो कर नहीं सकते। जैसे कि आपके घर में कोई भी वेस्ट मटेरियल कूड़ा हो गया तो उसको आप सुखा करके, ऐसा तो है नहीं कि आपने सुखा दिया तो फिर वो नष्ट हो जाएगा या फिर आपके घर से बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स और इम्यूनाइजेटिया जो है ये कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन दिया है वो दिया है सन 1971, सन 1977 या फिर सन 1974 या फिर सन 1981। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सन 1971 में जो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स कार्यक्रम जो है भारत में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों कि VCG वैक्सीन की डोज जो होती है, क्या जो VCG वैक्सीन की डोज होती है वो कितनी होती है, यानी कि जो VCG का वैक्सीन लगाया जाता है वो कितना लगाया जाता है, उसकी डोज कितनी होती है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 0 से 1 ml, 0.1 ml, 0.3 ml, 0.2 ml या फिर 0.5 ml। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी 0.1 ml जो होती है वो VCG वैक्सीन की डोज होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही था आपका जो मिस्टर था, मिस्टर वैक्सीन शिशु में कब किया जाता है, यानी कि वैक्सीनेशन होगा इसका, मिस्टर वैक्सीनेशन जो होता है वो शिशु में कब किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है जन्म के समय, 14 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर या फिर 9 माह पर। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 माह पर, यानी कि किसी बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जब वो 9 महीने का हो जाता है तो मिस्टर वैक्सीन जो है वो बच्चे में लगाया जाता है या फिर बच्चे में मिस्टर वैक्सीनेशन किया जाता है, आप कुछ भी कह लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक सर्जिकल घाव को माना जाता है, यानी कि कोई सर्जिकल घाव है तो उसे क्या माना जाएगा। इसको ऑप्शन दिया हुआ है संदूषित घाव, स्वच्छ घाव, संक्रमित घाव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो स्वच्छ घाव होता है वो सर्जिकल घाव को स्वच्छ घाव माना जाता है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।